गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा प्रेस रिलीज जो कि सीबीडीटी द्वारा इशू की गई है आज की डेट यानी कि 7 जून 2020 को। ये जो प्रेस रिलीज इशू की गई है इसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस के रिगार्डिंग सीबीडीटी ने डिटेल्स इशू की हैं। साथ ही साथ जो डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म्स हुए हैं वो सारे रिफॉर्म्स को यहाँ पर कंपाइल कर दिया गया है। ये 5 पेज की प्रेस रिलीज है जो हम अपनी वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स इन द सेक्शन ऑफ द मीडिया। तो यहाँ पर सोशल मीडिया में चल रहा है कि डायरेक्ट टैक्स की जो कलेक्शन है और 1920 की वो काफी हद तक गिर चुकी है, और अगर हम जीडीपी ग्रोथ के साथ डायरेक्ट टैक्स बुओयेंसी को कंपेयर करें तो जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो एक तरीके से जीडीपी ग्रोथ से नीचे है और वो नेगेटिव तौर पे है। यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो यूजली जीडीपी ग्रोथ रेट से ऊपर की तरफ रहता है वो अब नेगेटिव हो चुका है। तो इन्होंने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि दीज रिपोर्ट्स डू नॉट पोर्ट्रे द करेक्ट पिक्चर रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। तो अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशन स्टिल द रेट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज as much higher over and above the GDP growth rate. It is a fact that direct tax collection for the financial year 1920 was less than the net direct collection for the 1819, but this fall in the collection of direct tax is on expected line and is temporary in nature due to historic tax reforms undertaken and much higher refunds issued during the financial year 1920. इन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि जो 1920 में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कम हुआ है वो एक टेम्पररी फिनोमिना है, और वो किस वजह से हुआ है क्योंकि 1920 में काफी हिस्टोरिक टैक्स रिफॉर्म्स लिए गए थे जिसका एक इम्पैक्ट आया है 1920 की कलेक्शन में। यदि हम उन इम्पैक्ट्स को हटा दें तो जो फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो कैलकुलेशन आएगी वो हायर साइड पे आएगी और वो जीडीपी ग्रोथ रेट से हायर ही रहेगी। तो आइए इसी चीज को इन्होंने दिखाया है। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि 1920 में इन्होंने ऐसे हिस्टोरिक टैक्स मेजर्स क्या लिए हैं, ऐसे कौन से बोल्ड टैक्स रिफॉर्म्स हैं जो कि 1920 की कलेक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने बताया कि यदि कोई एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी अपने इंसेंटिव्स और एग्जेम्पशंस को छोड़ देती है 1920 में, तो उनको एक कंसेशनल 22% का रेट ऑफर किया गया है। यानी कि वो 22% पे टैक्स दे सकते हैं प्रोवाइडेड वो अपनी जो एग्जेम्पशन है इंसेंटिव है वो छोड़ दें। फर्दर इनको मैट भी पे नहीं करना है। एग्जिस्टिंग कंपनीज को फिर मैट की इम्प्लीकेशन भी नहीं आती है यदि वो इस टैक्स रिजाइम में अपना कंसेशनल टैक्स रिजाइम में टैक्स पे करते हैं। ये था एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए। नई कंपनीज के लिए उन्होंने क्या टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। अगर कोई नई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो 15% के रेट पर अपना टैक्स दे सकती है विद द सेम कंडीशन दैट उनको अपनी एग्जेम्पशंस और इंसेंटिव छोड़ने पड़ेंगे और मैट के प्रोविजंस फिर उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये 22% और 15% का रेट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1920 में ही। साथ ही साथ जो मैट का रेट है जो 18.5% था वो कम कर 15% भी कर दिया था। और आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल की इनकम थी वो 5 लाख रुपए तक पहले एक 2,500 रुपए की आपको रिबेट मिलती थी, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में जो रिबेट है उसे 2,500 से बढ़ाकर सीधे 12,500 रुपए कर दिया गया था। यानी कि इसके मुताबिक 5 लाख रुपए तक के टैक्स पे 5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना था। तो इन सारे टैक्स रिफॉर्म की वजह से इंडिविजुअल्स को भी बेनिफिट रहा है और कॉर्पोरेट्स को भी बेनिफिट रहा है। साथ ही साथ इन्होंने सैलरीड पर्सन के लिए क्या किया था, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 थी उसे भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। तो इस चीज को इन्होंने एस्टिमेट किया और इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 1.45 लाख करोड़ का जो बेनिफिट है वो कॉर्पोरेट टैक्स वालों को मिल रहा है और 23,200 करोड़ रुपीस का जो बेनिफिट है वो पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि इंडिविजुअल्स को मिल रहा है। तो इसकी एक एडजस्टमेंट समरी इन्होंने बनाई है। इन्होंने क्या किया है, 18-19 का यहाँ पर कलेक्शन दिखाया है, 19-20 का एक्चुअल कलेक्शन दिखाया है। ये कलेक्शन जो 1.45,000 करोड़ है इसे ऐड किया गया है
किसमें जो एक्चुअल करेक्शन हुआ है, ये क्या शो कर रहा है कि यदि ये टैक्स इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते तो 1920 का कलेक्शन कितना होता। तो इन इंसेंटिव्स की वैल्यू को ऐड कर दिया गया है और दिखाया गया है कि 1819 में जो कलेक्शन हुआ था और 1920 में जो कलेक्शन हुआ है वो अपर साइड में है, यानी कि टैक्स कलेक्शन में किसी भी तरीके से कमी नहीं आई है। यहां पर ग्रोथ रेट को निकाला गया है D/A, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो 7.03 है, 9.49 है, और ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट लिया गया है जिससे कंपेयर किया जा रहा है 7.20, 7.220। तो यहां पर देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स के रेट में अगर देखें तो जो टैक्स ब्यूएंसी है वो हल्की सी डाउन है, लेकिन वो ऑलमोस्ट मैच कर रही है जीडीपी ग्रोथ रेट को। और अगर पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें तो टैक्स ब्यूएंसी अपर लेवल पर है 1.32 टाइम्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। तो इस तरीके से इन्होंने जो मीडिया में खबर है उसको नकारा है। तो यहां पर इन्होंने इस चीज को शो किया है और इन्होंने एक और बात यहाँ पर बोली है कि लोग कह रहे हैं कि जो काफी सारे टैक्स रिफॉर्म हुए हैं लेकिन उनका असर नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया है, जो रिफॉर्म्स किए गए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में किए गए हैं, उसके लिए टाइम लगता है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करने के लिए लैंड का एक्विजिशन करना पड़ता है, लेबर का सिक्योर करना पड़ता है, फैक्ट्री शेड्स कंस्ट्रक्ट करवाने पड़ते हैं। तो ये डे नाइट एक्टिविटी नहीं है कि आपने आज अनाउंस किया मीजर और कल से आपको बेनिफिट आना चालू हो गया। इसमें यहां पर इन्होंने लिखा है कि जो बेनिफिट है वो विजिबल इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और इन ईयर्स टू कम, यानी कि कुछ ही सालों में आपको इसका बेनिफिट भी दिखना चालू हो जाएगा। नाउ अब इन्होंने जो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं, जो जिसकी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वो यहां पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला इन्होंने बताया कि पर्सनल इनकम टैक्स। तो फाइनेंस एक्ट 20 में आपको सभी को पता है कि इंडिविजुअल को एक नया सेक्शन 115 BAC इंट्रोड्यूस किया था, जिसके हिसाब से पर नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5% का रेट इंक्रीमेंट करना था और उसमें आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी और काफी एग्जेम्पशंस भी नहीं मिलेंगी, तो आप एक कंसेशनल रेट पर टैक्स पे कर सकते थे। तो ओल्ड रिजाइम वर्सेस न्यू रिजाइम का ऑप्शन यहाँ पर पर्सनल इनकम टैक्स वालों को दिया गया था। आप सभी को यह भी पता है कि फाइनेंस एक्ट 2020 से DDT भी जो अबॉलिश कर दिया गया है, ताकि जो शेयर होल्डर है उसी के हाथ में टैक्स लगे, कंपनी को DDT पे करने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की गई और जो भी पेंडिंग लिटिगेशन चल रहे थे उनको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स अमाउंट पे करने के बाद इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर करके एक स्कीम लॉन्च की गई है, ताकि सारे जो लिटिगेशंस हैं वो समाप्त किए जा सकें। फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम, तो जो अब असेसमेंट है उसको फेसलेस बना दिया गया है और अब असेसमेंट करने के लिए असेसिंग ऑफिसर और असेसी का कोई भी इंटरफेस रिक्वायर्ड नहीं है। फेसलेस अपील्स, तो फाइनेंस एक्ट 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वो फेसलेस अपील की जो स्कीम है उसको लॉन्च कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फेसलेस अपील स्कीम भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, जो कि अपीलेंट और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के बीच में जो इंटरफेस है उसको रिमूव करेगी। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद अगर कोई डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट इशू होता है तो उस पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लगना जरूरी है और इसको आप असेसी के तौर पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी का ये बहुत बढ़िया मीजर डायरेक्टर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर इशू किया गया था। प्री फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो इनकम टैक्स रिटर्न को काफी स्मूथ बना दिया गया है, ताकि इनका ऑब्जेक्टिव है कि एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल है वो विदाउट एनी प्रोफेशनल अपनी रिटर्न को खुद फाइल कर सके। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न को हद से हद तक सरल किया जा रहा है और एक प्री फाइलिंग का ऑप्शन इन्होंने दिया है जिसमें मैक्सिमम डिटेल्स ऑटो फिल्ड होंगी। फॉर्म 26AS की डिटेल्स भी ऑटो फिल्ड हो जाएंगी। एनकरेजिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन के तौर पर अगर आप देखें तो
काफी सारे मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि डिजिटल अगर आपकी टर्नओवर है तो आपका 8% का रेट ना लग के 6% का रेट लगता है। जो अगर आप डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से MDR चार्जेस को भी हटा दिया गया था। कैश ट्रांजैक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और काफी सारे केसेस में कैश ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिटेड भी किया गया है। तो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन के तौर पर भी यहाँ पर टैक्स रिफॉर्म को लिया जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लायंस नॉर्म फॉर स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए काफी टैक्स फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर, एग्जाम्पशन फ्रॉम एंजल टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेडिकेटेड स्टार्टअप सेल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर स्टार्टअप्स को काफी सिंप्लीफाइड कंप्लायंस प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। रिलैक्सेशन इन द नॉर्म्स फॉर प्रोसिक्यूशन, तो प्रोसिक्यूशन के लिए एक हायरार्की सेट कर दी गई है कि कौन से ऑफिसर्स प्रोसिक्यूशन के लिए उसे स्टार्ट कर सकते हैं, और कंपाउंडिंग नॉर्म्स को भी काफी कम कर दिया गया है। और द थ्रेशोल्ड फॉर लॉन्चिंग द प्रोसिक्यूशन हैज बीन सब्सटेंशियली इंक्रीज। तो प्रोसिक्यूशन में अगर आप देखेंगे कंपनीज एक्ट में भी काफी रिफॉर्म हुए हैं और इनकम टैक्स एक्ट में भी रिफॉर्म्स हुए हैं, और जो प्रोसिक्यूशन है उसको एक अपर लेवल पर ले जाया जा चुका है। यानी कि अब अगर आपकी थ्रेशोल्ड एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जाएगी तो ही प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन एनेबल्ड होंगे, और उसमें भी ऑफिसर्स की लिस्ट को यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। डिपार्टमेंटल अपील्स के रिगार्डिंग इन्होंने पहले ही जो फाइलिंग अपील की लिमिट है उसे बढ़ा दिया है, ताकि डिपार्टमेंट छोटे केसेस को इग्नोर करे और सिर्फ उन्हीं केसेस पर ध्यान दे सके जहां पर कोई कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज है जिसका क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है या फिर हाई टैक्स इफेक्ट है। तो इसलिए डिपार्टमेंटल अपील की जो मॉनेटरी लिमिट है उसे भी बढ़ा दिया गया था। एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ TDS TCS, आप देखेंगे फाइनेंस एक्ट 2020 से भी काफी ज्यादा नए TDS प्रोविजंस एप्लीकेबल किए गए हैं। लाइक अगर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में अगर आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स डिडक्शन के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सेक्शन 194N यानी कि कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं तो उस पर भी आपके TDS एप्लीकेबल हो गया है। परचेज ऑफ लग्जरी कार, ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स पे, सेल ऑफ गुड्स पर एंड एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। तो TDS TCS के स्कोप को लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि जो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं उनको ही होने दिया जाए और बाकी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैप्चर हो सके। तो इस तरीके से काफी सारे टैक्स रिफॉर्म्स यहाँ पर लिए गए हैं जिसकी एक समरी इन्होंने प्रोवाइड की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी यहाँ पर समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।